देखो कल की क्लास जो थी इस बात पे बेस्ड थी कि क्या गलत फहमियाँ कोई स्टूडेंट पाल लेता अपने माइंड में। अगर देखा जाए तो टीचर सिखाना कुछ और चाहता है और स्टूडेंट सीख कुछ और लेता है, तो वो गलत फहमियाँ निकालने के लिए लगभग कल की क्लास मैंने रखी। तो आज भी मैं एक बात पर फोकस करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझने लग जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पास्ट होता है, ठीक है ना, और पास्ट इंडेफिनाइट कम पास्ट होता है। और क्योंकि ये जो फंडा है ये है क्या, ऐसा कभी स्कूल वगैरह और कॉलेज वगैरह में भी इसके ऊपर कभी स्ट्रेस टीचर्स ने नहीं दिया होता है, तो ये चीज़ बहुत जायज़ सी है कि बच्चों के माइंड में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुद्दा ये है कि जब हम वो वहाँ पर हमने क्या रटा होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, तो मतलब कम पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनाइट, बहुत ज़्यादा पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट, महापास्ट, ऐसा होता है ना। तो पास्ट परफेक्ट यानी बात बहुत ही पुरानी हो, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की, ठीक है ना, जब डायनासोर्स हुआ करते थे उस जमाने की बात करेंगे तो भैया वो तो इतना पास्ट है, पास्ट सिंपल से काम नहीं चलेगा, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा माइंड में आ सकता है। तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है समझिए। नाउ, पास्ट और फ्यूचर। देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम पास्ट के किसी दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो वो जो दूसरा पॉइंट है वो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। इससे ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉइंट कितना पास्ट में है और ये पॉइंट कितना पास्ट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता ये जो मैंने पॉइंट पकड़ा है इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और 2 ताकि समझना आसान हो जाए। जो मैंने पॉइंट 1 पकड़ा है, क्या पता ये 1000 साल पहले की बात हो, ठीक है ना, और ये उससे पहले, चाहे उससे एक दिन पहले हो, उससे क्या पता 1000 साल और पहले हो, उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना कि पास्ट के एक पॉइंट, वो चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, ठीक है। अब देखिए ये जो गैप है, मैंने कहा था प्रेजेंट से पास्ट जाएंगे तो क्या नजर आएगा, V2। तो इसका मतलब V2 पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो 2 मिनट पहले हुआ इवेंट है, 2 साल पहले हो चुका वो इवेंट है, 2000 साल पहले हो चुका वो इवेंट है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ झांकेंगे तो V2 नजर आएगा, ठीक है। और पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, आप फर्दर पास्ट में जाएंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट नजर आएगा। तो पास्ट परफेक्ट का अगर कोई स्टूडेंट ये मान के चलता हो कि बहुत ज्यादा पास्ट होता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 मिनट पहले हुई चीज भी पास्ट परफेक्ट में एक्सप्लेन की जा सकती है। मान लीजिए 2 इवेंट हो गए, एक अभी से 2 मिनट पहले हुआ और एक 4 मिनट पहले हुआ, और मैं 2 मिनट पहले जो इवेंट हो उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे मिल गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट के पॉइंट से दूसरे पास्ट के पॉइंट पर जाना, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो कल वाला जो लॉजिक है वो अप्लाइकेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो पा रही है आप लोग को? मैं ये एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। देखिए इस टाइम को समझिए आप। हालांकि मैं आपको इंडिकेटर बता चुका हूं, लेकिन बताने के साथ साथ मैं समझाया भी, बैक डेट जा रहे हैं हम। इन 54 BC कितना पास्ट हो गया देखो, उसके बावजूद हमने क्या इस्तेमाल किया इधर। इज इट क्लियर क्लास? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो ये जो V2 है ये कब हुआ है, प्रेजेंट से 2 घंटे पहले। अगर ये प्रेजेंट है तो इससे मैं 2 घंटे पीछे जाऊंगा तो ये मिल जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा, अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, इसका मतलब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड ना होता ना तो 1 सेकंड के लिए अगर मैं ऐसे लिखता
दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो कल ही हमने पकड़ा, ये चीजें सीखी थी, हम ओवरलैपिंग दिखा सकते थे। जिस वक्त वो पहुंचा उस वक्त उन्होंने काम कंप्लीट किया, उस वक्त वो काम कंप्लीट कर रहे थे, ये भी पॉसिबल है, और कर चुके थे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये शब्द हमें अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देगा। ये ना तो ओवरलैपिंग दिखाएगा, ना उसी टाइम बताएगा, ये उस टाइम से पीछे ले जाएगा, ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। और किससे पहले? इससे पहले, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से पहले। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में गए हम पास्ट से। अब देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये कब है? 2 घंटे पहले बस। और ये उससे पास्ट में रहा होगा, क्या पता उससे 5 मिनट पहले है, 10 मिनट पहले है, 2 घंटे पहले है, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे पहले हो सकता है। तो अब समझो, अगर मान लीजिए ये मैं कहता हूं 2 घंटे पहले, और इसको मान लेते हैं 3 घंटे पहले, ठीक है ना, यानी ये जो इवेंट हो उसके भी 1 घंटे पहले। तो 3 घंटे पहले अगर कोई इवेंट हुआ तो उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में रखा, और ये देखो कितना पहले हुआ उसको मैंने V2 में रखा। तो ये गलत फहमी है कि बहुत ज्यादा पास्ट होने पर पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है इस बात को लेके? कोई भी चीज जो पास्ट की तरफ लेके जाएगी पर, यानी कि अब आप सोचो और समझने की कोशिश करो, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी थोप नहीं रहा हूं कुछ भी, लेकिन क्या डायग्राम के बिना टेंस को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता ना। और आप खुद पता कर लीजिए कितने टीचर टाइमलाइन डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं ना, पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाएगी। क्या कह रहा है टीचर, क्यों कह रहा है, किस एंगल से कह रहा है, किस उद्देश्य से कह रहा है, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होगी इनके बिना। मैं कितना कहता हूँ पीछे जाओ, उससे पीछे, पीछे का पीछे, कोई पिक्चर थोड़ी बन रही माइंड में। लेकिन जब डायग्राम सामने हो, एग्जैक्ट आप यहाँ पर भी कोई चीज इमेजिन कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने, और यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना क्लास? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर तो बोलो यस। ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये कुछ घंटे पहले हुए, अब इसी चीज को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब देखिए, हैज नेवर सीन अ रियल, हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है ना तो अभी देखा ना आज से पहले कभी देखा। प्रेजेंट और जो बैक है उन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जब मैं आगे गया तो ये खुद डेडलाइन बता रहा है, टिल, टाइम की डेडलाइन, और ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या आ गया पॉइंट? V2, यानी ये मुझे ये कह रहा है कि यहां पर ये चीज प्रेजेंट से ऑब्जर्व हो रही है। समझिए एक बार फिर लिखिएगा, जब मैंने यहां तक पढ़ा चीजों को, यहां तक, तो मुझे ऐसा लगा कि डायग्राम कुछ यहां क्रॉस होगी और यहां तक आएगा ऐसे प्रभाव, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट से ऑब्जर्व हो रही थी चीजें, ऐसा मैंने फील किया। लेकिन जब मैं आगे गया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली बात यहां से हो रही है। और ये जो क्रॉस है इसका टाइम भी दे दिया, और अच्छी बात कर दी, लास्ट वीक। ये मान लीजिए लास्ट वीक है, और इस लास्ट वीक से पहले तक उसने कभी असली गाय नहीं देखी थी जिंदगी में, कभी नहीं देखी थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देख की बात करते वो देख चुका है। क्यों? क्योंकि इसने दिखा दी, देखो इधर, टिल आई सो हिम वन। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा पता है? यानी इस पॉइंट से अगर अब देखा जाएगा तो वो देख चुका है। लेकिन इस पॉइंट से देखा गया है ना, इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो उसने अभी तक नहीं देखी थी, इस पॉइंट पर आकर देखी है उसने। और ये पॉइंट कौन सा है? लास्ट वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अब यहां पर देखो, ये 1 हफ्ते पहले का इवेंट पास्ट परफेक्ट में गया, ये वाला गया, ये लगभग मान ले 3 घंटे पहले वाला भी चला गया, ठीक है। और ये देखिए कितना पुराना होने के बावजूद भी नहीं गया। जब कोई बच्चा कहता है, जैसे मैंने कह दिया ही प्लेड अ मैच, तो आप में से कई इस तरह के थे जो पूछते सर हैड प्लेड नहीं हो सकता ये, ही हैड प्लेड मैच। मैंने कहा था आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का पास्ट, और जब तक आपको पास्ट का कोई पॉइंट नहीं दे रखा, आप पास्ट परफेक्ट तक कहां जब मार जाएंगे? आप यहां पहुंचने की बात कर रहे हैं, ये आप बता नहीं रहे। यहां से यहां पहुंचा जा सकता है क्लास,
यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसी वजह से हम डायरेक्ट ऐसे, जब तक कि पास्ट का कोई पॉइंट ना हो और ये ना दिखा रखा हो कि पास्ट से हम और पास्ट में मूव कर रहे हैं, तब तक पास्ट परफेक्ट नहीं लिया जा सकता। क्लियर है ये बात? गुड, ये चीज काम आएगी आपके। साफ कर दूं मैं इसको? अच्छा, इसमें करेक्शन तो करनी पड़ेगी ना फिर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हेड प्लस V3 का बन रहा है और यहां पर हमने लिया। आगे जाके देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे यार क्या क्या रखा है, पास्ट का क्लोज है, टाइम पास्ट में है, डे प्रेजेंट में रखा है, बिल्कुल इजीली आप डिटेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपकी सेंस इतनी मजबूत हो चुकी होगी टेंस की। ठीक है ना? बस जो मैं करवा रहा हूं उसको सीखते जाओ। मैं आपको ये कहने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि सर अगर हम रट्टे ही मार लेते ज्यादा यूजफुल होता। ठीक है ना? आपको ना तो कुछ भी चीज याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके माइंड में आप ना चाहते हुए, मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, इतनी बार रिपीट कर रहा हूं कि सभी का नेचर लगभग आपके माइंड में घुसे जा रहा है। मैंने कहा था जैसे हम 2-3 क्लासेस आगे जाएंगे तो पीछे की चीज आसान लगने लग जाएगी। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि बैकग्राउंड इवेंट्स के बारे में, तो वो अब ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको। मैं अगर कहता हूं परमानेंट नेचर, टेम्परेरी नेचर, जो पॉइंट पर इफेक्टिव हो, पीरियड पे इफेक्टिव हो, वो कंटिन्यूस में क्यों जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेकिंग नहीं तो कंटिन्यूस नहीं लेंगे, बिल्कुल आसानी से हजम हो रही है चीजें। क्यों? क्योंकि हमने उन्हीं पर काम करते करते यहां तक आए और आगे भी जाएंगे तो चीजें आगे जाकर पीछे वाली बिल्कुल गहराई से आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि पीछे नए वाले रूल रटे तो पुराने वाले साफ हो गए। वो रूल के रटने के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें क्योंकि हम उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ ही नहीं होगा और मजबूत होगा आपका। ठीक है ना? साफ कर दें इसको? ठीक है। लिखा? ये लड़का खड़ा हो, टोपी पहन रखी, चलो ये खड़ा हो गया तो ये सही, अपने को क्या। हालांकि तुमने टोपा पहना था लेकिन आप बैल मुझे मार वाली बात है। तुम ये बताओ कि क्या दोनों सेंटेंस सही है क्या? हैं? दोनों सेंटेंस सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है? पक्का? पक्का? बोलो। यस, श्योर? कैसे ऑफिसर बना? हट बट
वो टोपी वाला बंदे में कुछ दम है, तुम ही कर सकते हो, तुम में ही वो बात है। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों की मीनिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है। क्या मीनिंग है? पहले वाले का मतलब क्या है? रुको ना, पहले वाले का मतलब क्या है? अरे यार शांति रखो तुम लोग यार, शांति। हाँ, पहले वाले का मतलब क्या है? फ्यूचर के बारे में जानकारी दे रहा है। चलो अच्छा, सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला किसके बारे में जानकारी दे रहा है? बताओ। मुझे ये समझ नहीं आती ये बात कि जब आप रिजल्ट, पता है क्या होता है? रिजल्ट होता है पूरे का पूरा थॉट प्रोसेस का फाइनल कंक्लूजन होता है वो। आपने कहा दोनों सही हैं, तो आपने बुद्धि लगाई होगी ना, आपने हर एक चीज़ चेक की होगी, एक एक चीज़ की पड़ताल की होगी, तो आपने डिक्लेयर किया होगा ना कि ये सही है। फिर मैंने पूछा मीनिंग अलग अलग है, तो आपने कहा बिल्कुल अलग अलग है। तो आपने वो भी चेक किया होगा ना कि इसकी मीनिंग ये बनती है, इसकी मीनिंग ये बनती है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है तो अलग अलग। या तुम लोग सिर्फ फेंक देते हो? कैसे करते हो? मतलब प्रक्रिया तो यही होती है देखा जाए तो। अगर मुझे बताना है कि दोनों अलग हैं सेम सेम, तो मैं देखूंगा ना कि नहीं नहीं ये ब्लैक है ये ब्लू है, तो सर अलग अलग है। और सर मुझसे पूछेंगे क्या अलग है, तो बता दूंगा ये ब्लैक कलर का है ये ब्लू कलर का है। जब तुमने ये कह दिया दोनों अलग अलग है, फिर तुम्हें ये बताने में दिक्कत हो रही है कि कैसे अलग है। बताओ कैसे अलग है? कैसे अलग है दोनों? क्या चीज लगी तुम्हें, मतलब क्या दिखा है कि अलग है? इसमें फ्यूचर की बात है, इसमें ये अभी होने वाला है, और जो होने वाला होता है वही तो फ्यूचर होता है। जैसे तुम्हारी जॉब लगने वाली है, तो ये चीज होने वाली है, तो ये तो फ्यूचर है। होने वाली चीज ये तो फ्यूचर होती है, जो चीज हो चुकी है वो फ्यूचर थोड़ी होता है। थोड़े सा शब्द नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल काम होता है, पता है? ये शब्द, सही शब्दों का इस्तेमाल, वरना ऐसी चीज नहीं होती है कि जो चीज सिखाई जाए वो ऐसा तो नहीं ब्रह्मा जी सपने में आते हैं और तथास्तु कर देते हैं, लो सुखबीर सर कल ये सिखा देना, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी कहीं से पढ़कर कुछ यहाँ से अच्छी चीज़ लगी तो यहाँ से ले ली, वहाँ से अच्छी चीज़ लगी तो वहाँ से ले ली। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉन स्टॉप एक्शन है, ये प्रोग्रेसिव है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन शब्दों का उपयोग, ऐसे शब्दों का उपयोग कि शब्द ही पकड़ पाए, ये सबसे मेन चीज़। अब उसके मन में भी है, उसके माइंड में भी है, लेकिन जुबान पर वो शब्द ही नहीं आ रहे जिससे वो बता पाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बताओ से बस दोबारा कोशिश करो, क्योंकि इसके बिना तो जीवन नहीं चल पाएगा। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत कामयाब इंसान मुझे नहीं लगता बन पाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? रिलैक्स होके बताओ, बोलो, गुस्सा दिलाते हैं तुम। देखो दोबारा पूछता हूं, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग अलग अलग है। सेकंड वाले में यस, अभी होने वाला है, और उसमें डिसाइडेड कब होगा नहीं है, और इसमें डिसाइडेड कब होगा? तुम कह रहे हो इसमें डिसाइडेड सर होना है, तो इसमें डिसाइडेड है कि डिसाइडेड नहीं है? तुम बैठो, वो कुछ बताना चाहते हैं। चॉकलेट विनर ऑफ द डे, हाँ खड़ो, हाँ हाँ, दोनों सही हैं, मीनिंग सेम है? मीनिंग डिफरेंट है। हाँ मीनिंग बताओ। पहले वाले के, पहले वाला फ्यूचर टेंस में है, वो सबको पता है, और वो दूसरा वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, पर वो जो एक्शन वो हुआ नहीं, वो काफी टाइम से होने वाला है, ऐसा बोल सकते हो उसको। जो सोच रहा है घर खरीदने के लिए, इस केस में, हाँ सेकंड केस में, हाँ पहला वाला वो घर खरीदेगा, पहला वाला वो घर खरीदेगा आगे, हाँ आगे खरीदेगा, हाँ, और इस वाले ही इज गोइंग टू बाय अ हाउस, मतलब वो सोच रहा है घर खरीदने के लिए, तो खरीदेगा तो आगे ही ना, हाँ बट कंटिन्यूअस चल रहा है ना, तो इसमें वो बिल्कुल नहीं सोच रहा है, सर वो सोच बस रहा है, पर इसमें प्लानिंग, इस प्लानिंग टू बाय अ हाउस, किसमें? इसमें नीचे वाला, अच्छा ये प्लानिंग हो रही है,
और ऊपर प्लानिंग नहीं है। वो imagination है, वो घर खरीदेगा। अच्छा, इसमें इमेजिनेशन है, फिर तो मूड लगेगा फिर तो। रुको ना यार, इमेजिनेशन है ये, हाँ सर, मैं imagine कर रहा खरीदने के लिए। मतलब रियल बात नहीं है ऊपर वाली, नीचे वाली रियल है। Real है। अरे कहाँ ले गए यार, बैठो हट, ऐसा नहीं है, नहीं तुम नहीं, मुझे क्या पता नहीं कौन कहाँ है, ये लड़की बता सकती बीच वाली। हाँ अच्छा बस बताओ, पहले वाले का मतलब बताओ। वो तो फ्यूचर टेंस में। हाँ ये क्या कह रहा था नीचे वाला, सब एक सेकंड बैठो, ये कुछ कर सकता है, पहले भी इसने किया है कई बार। हाँ क्या डिफरेंस है दोनों में? हट बैठ, एक नंबर के निठल्ले लोग हैं, सोचते हैं क्या बोलना पड़ेगा ज्यादा, तो ऐसा है इट इज बेटर कि सर इसी वाला। एक्चुअली अगर पूछ लिया जाए उसने क्या कहा तो शायद ये भी याद ना उसने क्या कहा। ऐसा होता है ना 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, ठीक है ना। हाँ तुम क्या कह रहे हो, ये अगर कोई इंटेलिजेंट सा होगा उसी पर भरोसा करके चलते हैं। हाँ ये कि ये मरेगा तो हम भी मर जाएंगे तो क्या अफसोस है, ठीक है। वाह यार शानपत्ती है तुम बताओ, तुम मुझे लगता है शालीन इंसान हो, तुम कुछ अलग बताओगे। शांति रखो। ये क्या है? फ्यूचर में। ओके ये भी फ्यूचर में। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें निश्चिंत नहीं है, और इसमें मतलब इसमें निश्चित है कि मतलब खरीदेगा, वो भी जा रहा है। मतलब मान लीजिए चल दिया है, रास्ते में है, ऐसा ही है, ठीक है ना। मतलब निकल लिया है आपने, मैं निकला गड्डी लेके। तो तुम्हारे हिसाब से ये घर खरीदेगा, ये मरेगा, और ये चल चुका है घर खरीदने पे, चल पड़ा मरने हैं? जा बेवफा जा, हमें नहीं जीना है। कहाँ 1 मिनट से ज्यादा लगी तो मत आना, टाइम नोट कर लेना इसका, 55 सेकंड बची है, ठीक है। क्या टाइम टेकिंग में है? तो ये तो V1 में ही है ना, किसको नहीं ले सकते? तुम जबरदस्ती करोगे। अरे तो इसको ING में कहाँ लेके जा रहे हो? ING में तो ये है, तो जाना तो टाइम टेकिंग है ना, जा रहा मरने, अपने फांसी का फंदा तैयार रहा होगा, हैं? ऐसा नहीं एक, अरे भैया तो जो टाइम टेकिंग नहीं होता उसको ING फॉर्म में नहीं लेके जाते ना, तो इसको कहाँ लेके गया हूँ मैं ING में? मैं तो गो को लेके गया हूँ ING में। ऐसा नहीं कहा मैंने कभी कि अगर कोई किसी को एक्सप्रेस करे तो जिसको वो एक्सप्रेस करे उसको देखो टाइम टेकिंग है कि नहीं, क्या मैंने ऐसा कभी बोला? अब मैं बिल्कुल क्लियर था कि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार हूं। जो तुम अपने आप से देखो कहां तक पहुंच गए, देखो तुम्हारी थिंकिंग। बोला सर ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है और ये टाइम टेकिंग नहीं है तो ING नहीं जाएगी, ये कौन सा मतलब हुआ? जो वर्ब हम ले रहे हैं वो टाइम टेकिंग, वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है किसको नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बैठ जाओ, बात बन नहीं रही, सुनिए ध्यान से। एक्चुअली मुद्दा ये है कि ये भी फ्यूचर को बता रहा है, ये भी फ्यूचर को बता रहा है। अब उसकी बात पे आते हैं कि सर दिस इज अनप्लान, ये अभी इसके बारे में प्लानिंग नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, फ्यूचर होती है प्रेडिक्शन, फ्यूचर इज ए प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन बिना सोचे नहीं हो सकती। अगर बात ही नहीं चली होगी कि घर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो प्रेडिक्शन कहां से आएगी? समझ रहे हो? मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, फिर मैं दोनों के हिसाब से आता हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और वो बैंक में जॉब करता है, सैलरी भी ठीक ठाक है और उसका घर गांव में है, और उसने मुझसे 1-2 बार जिक्र किया कि यार मैं नया घर खरीदूंगा। तो मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि नहीं? उसके पास पैसा भी ठीक सोर्स से आ रहा है और वो चाह भी रहा है खरीदना, तो प्रेडिक्शन की जा सकती है।
मान लीजिए यार कि ना उसने कभी जिक्र किया, ना उसके पास इतना पैसा है, तो मैं बेवजह तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। प्रेडिक्शन क्या होती है? पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर की लगाया गया अनुमान ही तो है। याद कीजिए 50 ओवर का मैच है, 40 ओवर का हो चुका है। अगर मान लीजिए 250 रन बन चुके हैं, 2 ही विकेट गिरे, तो हम क्या प्रेडिक्शन करते हैं? जीतेंगे। तो प्रेडिक्शन पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर की जाती है। वैसा हो या ना हो वो हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं पे इसके बारे में भी सोचा गया होगा, इस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी सोचा, दोनों टाइम गया है, तो वो बात तो हम नकार देते हैं। अब देखो बात ये कि चल दिया है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो आप ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका प्रोसेस होता है वर्ड बाय वर्ड उसको हिंदी में लेके जाकर ट्रांसलेट करना, जो नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। ठीक है ना? आप गोइंग को अगर जा रहा है ऐसा करेंगे तो फिर तो आप उसके सेंस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और सबसे खतरनाक प्राणी वो होते हैं, उस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रांसलेट करने के बाद जो हिंदी बन गई उसकी, फिर वो देखते हैं ये हिंदी ठीक लग रही है, ये हिंदी गलत लग रही है, तो फिर ये भी गलत है। इसकी हिंदी ठीक है तो ये भी ठीक है, इसकी हिंदी गलत है तो ये भी गलत है। आप हिंदी के आधार पर इंग्लिश को जज नहीं कर सकते, इंग्लिश के फंडे टोटली अलग है। ठीक है ना? अब देखिए ये आखिर बता क्या रहा है। पहले तो डायग्राम बनाना है दोनों का, इधर बनाते हैं आराम से। ठीक है? ये डायग्राम बन जाएगा पहले स्टेटमेंट का। किसी को कोई भी असहमति इस बात से नहीं है? ठीक है। दूसरा देखिए ये डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो डायग्राम आपके सामने है, दिस वन, इसको मैं मान लेता हूं कि इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से। ओके, इसके 2 हिस्से हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन सा हिस्सा इनकम्प्लीट है? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। इट इज वेरी लॉजिकल। सपोज कीजिए कि अभी 7 बजे हैं, मान लेते हैं 6:15 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ। पास्ट में जाना पड़ेगा अपने को। ये 7 बजे प्रेजेंट टाइम नाउ। पीछे गए हम लोग, ये गए 6:15 पे। यहाँ से एक्शन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या है? 7, और यहाँ पे क्या था? 6:15, 6:15, 7, 6:15 से लेके 7 बजे तक का जो काम है वो तो कंप्लीट है ना क्लास? यस और नो? जो आगे का काम है वो इनकम्प्लीट है ना? समझ रहे हैं आप इस बात को? लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस के अंदर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू पार्ट पर होता है, जो पार्ट प्रोग्रेस कर रहा होता है एक पॉइंट से आगे उस पर होता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने परफेक्ट बनाया है। कंप्लीट हिस्से पर फोकस करने के लिए परफेक्ट बनाया है, इनकम्प्लीट के लिए कंटिन्यूस बनाया है। ठीक है ना? और दोनों पर फोकस करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया है। इज इट क्लियर? तो ये कारण है कि इस वक्त हम इस पर फोकस कर रहे हैं, परफेक्ट वाले में उस पर करेंगे, इस हिसाब से कहानी चल रही है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि कंटिन्यूस ये वाला पार्ट है, तो ये तो है ही फ्यूचर में ना, तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने की ताकत है। ओके क्लास? कंटिन्यूस अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूस 3 है, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, और देखो फ्यूचर वाले तो सारे ही फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे के सारे फ्यूचर के लिए बने। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट वालों को देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी क्योंकि फ्यूचर तक फैला है तो वो भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है क्लास? डायग्राम से साफ हो रहा है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी फ्यूचर तक फैला है। उसके अलावा आपको कोई ऐसा डायग्राम नजर नहीं आएगा जो फ्यूचर तक फैला हो। बात क्लियर है? तो मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था, मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये दोनों ही टेंस ऐसे हैं जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इंडेफिनाइट पे भी आऊंगा, पहले इसकी बात करते हैं ये किस तरह के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझिए
ये ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका हो। जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका हो, तैयार मतलब कंप्लीट, जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका हो। यहां पर क्या नजर आता है कि बैकग्राउंड तैयार हो चुका होगा? याद कीजिए शब्द को, बैकग्राउंड, इट हैज अ लिंक विथ कंटिन्यूअस टेंस, यस और नो? तो बैकग्राउंड को दिखाने की ताकत कंटिन्यूअस के पास है, सिंपल के पास नहीं है। सिंपल सिर्फ एक पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, बैकग्राउंड पे नहीं। तो बैकग्राउंड इसी में है। यानी कि अब समझिए, मान लीजिए मेरा दोस्त ने कहा मुझसे और मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि भैया हो सकता है वो घर खरीद सकता है, पैसा भी है और उसकी इच्छा भी है, तो प्रेडिक्शन की जा सकती है, ही विल बाय अ न्यू हाउस। सेकंड केस क्या है, घर खरीदने के काम का 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। कैसे? उसने घर देख लिया है, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, समझ रहे हो, पैसे की अरेंजमेंट हो चुकी है, बस उसका मानना यह है कि अगले संडे को जब पिताजी गांव से आएंगे शहर में तो उनके शुभ हाथों से काम होगा। 95% बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार है, बस वो संडे आएगा और पैसे का आदान प्रदान होगा, डॉक्यूमेंट्स का और उसका घर अपना, समझ रहे हैं? 95% बैकग्राउंड तैयार है। अब इसी चीज को आगे अप्लाई करते हैं। ये मुद्दा समझ आया? मैं सारे पहलू लूंगा इसमें। अगला देखिए, ही विल डाई, आई विल डाई, वी ऑल विल डाई। फ्यूचर की बड़ी सर्टन सी प्रेडिक्शन है। ही इज गोइंग टू डाई, 95% बैकग्राउंड तैयार करें इसका। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मरीज है, पेशेंट है, और उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, खाना पीना पिछले 10 दिन से छूट चुका है। अब 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका है कि नहीं? यस। तो अब वो 1 घंटा निकालता है, 10 घंटे निकालता है या 10 दिन निकाल देता है, बट 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, कभी भी हो जाएगा। कई बुक्स के अंदर और कई जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका इज गोइंग, ये जो होता है सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। मैं सारे पहलुओं को रखता हूँ, क्या कमियां हैं उनमें और कितना वो सही है सब बताते हैं। सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स को बताने का काम करता है 1, नियर फ्यूचर इवेंट्स को बताने का काम करता है 2। तो दोनों की दोनों बातें हजम की जा सकती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए, जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो गया तो सर्टेन तो होगा ही वो, एक तो जिसका कोई बैकग्राउंड तैयार नहीं हुआ, समझें, ठीक है? और एक का 95% बैकग्राउंड तैयार हो गया। जब आपने सिर्फ, एक तो मैं ये कहूँ कि वो घर खरीदेगा, तो उसके उल्टा होने के चांसेस हाई हैं कि नहीं? लेकिन एक मैं कहूँ कि ही इज गोइंग टू बाय हाउस में 95% किस तैयार, डॉक्यूमेंट तैयार है, पैसा तैयार है, सब कुछ तैयार है, डील हो चुकी है, उसमें उल्टा होने के चांसेस बहुत कम है। सर्टेन इवेंट कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, नियर फ्यूचर इवेंट, उसके पे विचार कर लेते हैं। नियर फ्यूचर इवेंट कहना कितना सही और कितना गलत, ठीक है? मैं पूरी तरीके से इस बात से एग्री नहीं हूं, आई एम नॉट फुल्ली एग्री विथ इट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन। ये डिपेंड करेगा एक्शन पे कि एक्शन कैसा है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं क्लास जिसका 95% बैकग्राउंड अगर तैयार हो गया है तो उसे रोका नहीं जा सकता, ज़्यादा उसे होना ही पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार होने के बावजूद रोका जा सकता है, लंबे समय तक रोका जा सकता है। तो इट इज दिस, ये जो कॉन्सेप्ट है सेकंड वाला, ये कहीं ना कहीं पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्शन पे, ठीक है? देखिए कैसे, मैं दोनों के एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि he is going to take bath, ओके, he is going to take bath। अब 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका नहाने का, गर्म पानी डाला जा चुका है, बाहर ठंड रही होगी तो ही गर्म पानी डाला गया होगा, ठीक है ना?
कपड़े वपड़े निकाले जा चुके हैं, अब नहाने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। बस 1-2 व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई किए जा रहे हैं और रखा जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जितना जल्दी हो सकता है वापस आया जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्शन को जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, इसको घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोकना लॉजिकल नजर नहीं आता। यस, समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा केस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर ही ले लो, 95% बैकग्राउंड आज ही हो चुका है, यानी कि अमेरिका से बात हो चुकी है, उनकी हमसे बात हो चुकी है, वो किससे मिलेंगे, कितने टाइम मिलेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है। बस ये जो पूरा प्रोग्राम है ये जो है अगले साल की एक पर्टिकुलर डेट के लिए फिक्स करके छोड़ दिया। बैकग्राउंड इधर से भी तैयार, उधर से भी। अब सर्टेन कहना कोई गलत नहीं है इसको, क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स चाहे आप 1 साल पहले क्यों ना फिक्स कर दे, वो कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन देखिए, मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट 0 एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट 100। ना तो कोई चीज़ एब्सोल्यूट 100 होती है, ना ही कोई चीज़ एब्सोल्यूट 0 होती है। क्या पता इंडिया और अमेरिका के बीच के रिलेशन कैसे हो जाएं 1 साल के बाद और वहाँ का राष्ट्रपति कह दे यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। बात रही नहाने वाली, वो भी हो सकता है, किसी का मैसेज है तुरंत आ जाओ मिलने, नहाना मिलना, छोड़ो यार, कल ही तो नहाए थे। तो केस इस तरीके से हो सकता है। बैटरी लेके आओ उसकी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा तब तक, है ना, वरना सारा कचरा हो जाएगा। तब तक हम लोग एक शायरी सुन सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है इसमें ना। वो लड़का सुनाएगा जो गर्दन उठा के पीछे पीछे देख रहा था। हाँ, खड़े हो, संगीत सुनाएगा, सुनो अभी। अरे आओ संगीता। तुम्हें इंस्टाग्राम की रानी, मैं हूँ फेसबुक का राजा। वाह, इनको फील कर लेने दो। इंस्टाग्राम की रानी, मैं हूँ फेसबुक का राजा। चैटिंग करना है तो व्हाट्सएप पे आ जाओ। देखो दोबारा सुननी है? नहीं, अब दोबारा मजा नहीं आएगा, वो हो चुकी जो बात है। संगीत तुम एक नेचुरल टैलेंट है, पता है, नेचुरल, किसी में होता है ऐसा। अब इधर आते हैं दोबारा से टॉपिक के ऊपर। तो ये मुद्दा समझ आ गया हमें, वो भी आ गया, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का और एग्जांपल लेके आपके सामने रखता हूँ, तीनों को कंपेयर करते हैं। चलो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का डायग्राम देखते हैं। ये होता है, ठीक। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसको कल दिल्ली जाना है, ठीक है, और उसकी इच्छा है कि मैं हवाई जहाज़ में जाऊं, लेकिन ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। तो उसने पूछा कि सर आप अक्सर जाते रहते हैं ना, मेरे को बताओ सबसे सस्ती फ्लाइट कितना बजे होती है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने कहा सुबह सुबह जो फ्लाइट होती है ना वो सस्ती होती है, और ये लॉजिकल भी है, जब आप बुक करने जाओगे सुबह वाली सस्ती मिलेगी, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो या तो पूरे दिन काम निपटा के जाना चाहेगा, सुबह सुबह अपनी नींद खराब नहीं करना चाहेगा, वो 1-2 हज़ार फालतू दे देगा। इसी वजह से आप देखोगे 7, 8, 9, 10 ये बहुत थोड़ी महंगी होती हैं आपकी। तो मैंने मान लीजिए उससे कहा कि जो सबसे सस्ती फ्लाइट है ना दिल्ली के लिए, वो सुबह 7 बजे जाती है। ये आ जाना चाहिए माइंड में। द चीपेस्ट फ्लाइट टू दिल्ली टेक्स ऑफ एट 7 AM। ओके क्लास।
तो क्या उसे ये नहीं पता चल जाएगा कि अगर उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की नॉलेज है तो वो नहीं समझ जाएगा कल भी 7 बजे जाएगी? यस। अब उसे कल जाना ना, उसे परसों से क्या मतलब है? पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया ना इसमें। एक पॉइंट, मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि कल 7 बजे जाएगी सुबह, जो सबसे सस्ती फ्लाइट है ना, कल सुबह 7 बजे जाएगी। हो सकता है कि जिस 7 बजे वाली फ्लाइट की बात कर रहा हूं कि कल सबसे सस्ती जाएगी, क्या अब तक वो रोज ही 7 बजे वाली सबसे सस्ती रही होगी? लेकिन मैं उसे एक परमानेंट नेचर के इवेंट के तौर पर नहीं दिखाना चाह रहा, उसे कल जाना है और मैं कल के पॉइंट से ही उसको बता रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं। समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं ये तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता ही है, ये भी कर रहा है और कर ये भी सकता है, लेकिन ये इसके साथ अटैच्ड है तो इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। तो ये ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा जिसका 95% बैकग्राउंड तैयार होगा। यानी कि देखिए, आप ये वाली बात 1-2 दिन पहले कह सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 3 दिन बाद जाना है यार, अगले हफ्ते जाना, तो भी मैं ये सेंटेंस यूज करके उसको आइडिया दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? ये कह के भी कर सकता हूँ ये बात, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तब इस्तेमाल होगा जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका 95% बैकग्राउंड तैयार हो चुका हो। यानी दिस स्टेटमेंट जो है वो तभी बोली जा सकती है, ये स्टेटमेंट, जब वो टेक ऑफ होने से थोड़ा टाइम पहले। समझ रहे हो? अब 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले उसका 95% बैकग्राउंड तैयार होने की कोई संभावना नहीं है, ना हो पाएगा। इज इट क्लियर क्लास? तो व्हेन आई एम सेइंग द फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ, या फिर जब आप एयरपोर्ट पे ये अनाउंसमेंट सुनेंगे द फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ, इट मींस बहुत ही कम टाइम बाकी है, सब पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, फाइनल कॉलिंग हो रही है, ठीक है ना, फिर गेट क्लोज हो जाएंगे, तो उस केस में ये अनाउंसमेंट आप देखेंगे। तो आपको ये समझना है कि किसका क्या मतलब है, उसी हिसाब से जैसी सिचुएशन दे रखी होगी उस हिसाब से हम उसका यूज कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप में से कोई ये भूल पाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर को बताने के लिए किया जा सकता है। ये तो कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, इससे भी बात बनेगी। तीनों ही फ्यूचर को बता पा रहे हैं, तो ये अगर नियर फ्यूचर को बता पा रहा है, इस केस में तो कह ही सकते हैं ना पर्टिकुलर इस केस में कि नियर फ्यूचर को बताएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्ब, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर वर्ब का नेचर ऐसा है कि 95% प्रोसेसिंग होने के बाद, 95% उसका बैकग्राउंड तैयार होने के बाद उसको बहुत लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। इज इट क्लियर क्लास? अब ध्यान से देखिएगा एक बात को, हमारे पास ना 4 वर्ब थे, V1, V2, V3 और V4, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो V2 फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यस, या फिर वो भी वर्ब जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जिसके साथ V2 अटैच्ड है। जैसे चाहे आप पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट सिंपल तो कर ही नहीं सकता, यानी पास्ट का कोई भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। V3 अकेला आता नहीं है, ठीक है ना, या तो वो पास्ट के साथ आएगा या प्रेजेंट के साथ आएगा या फ्यूचर के साथ आएगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से, ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट के साथ आया तो भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, पास्ट के साथ आएगा तो हम प्रूफ ही कर चुके कि नहीं आएगा, और फ्यूचर के साथ आएगा तो फ्यूचर तो सबको ही रिप्रेजेंट करता है, जितने भी फ्यूचर वाले सारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब पास्ट और प्रेजेंट केस में V3 अगर पास्ट और प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। फिर बात आती V4 की, तो वो हमने देखा ना कि पास्ट के साथ अगर V4 का इस्तेमाल किया तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रेजेंट के साथ किया तो वो कर सकता है क्योंकि डायग्राम उसका फ्यूचर तक जा रहा है। इज इट क्लियर क्लास? V1 जो है वो फ्यूचर को, यानी कहीं ना कहीं ये या फिर ये किसमें? प्रेजेंट में, ठीक है ना, यानी जब इससे पहले इज, एम, आर या फिर बी हो तो ही पॉसिबल हो पाएगा। जब उस केस में हम देखते हैं तो पीछे वाले पहलू को देखो, ये भी तो V1 है,
यानी कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि V1 का जो है बहुत ही गहरा संबंध है फ्यूचर के साथ। V1 प्लस ING भी तो V1 है। बहुत सारे केसेस में जब हम कंटिन्यूटी नहीं डाल पाते तो उसको V1 में ही तो चेंज करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए कि V1 हैज क्लोज रिलेशन विथ फ्यूचर। अब इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं क्या है, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज देख सकते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस तरह के फ्यूचर को दिखाता है? फ्रीक्वेंट फ्यूचर, परमानेंट नेचर का फ्यूचर, शेड्यूल्ड वन। समझ रहे हैं? इस डायग्राम को जो सेटिस्फाइड करवा पाए कुछ ऐसा, ठीक है। Now उधर लास्ट बेंच खड़े बता, पहले वाला सही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, सही नहीं है, ठीक है। क्यों, कहां गलती लग रही है? देख लो, ये जो गैप है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता यार। आपने कहा गलत है, अब सही हो गया, पहले गलत लग रहा था। चलो ठीक है, ये सही है। ये तो पक्का गलत होगा। ये भी सही है, श्योर श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दें, चॉकलेट लॉक कर दें। शानदार। दोनों के लिए अलग अलग चॉकलेट का करना चाहते हो, दोनों के लिए एक ही का करना चाहते हो? बताओ, हैं? ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, मैनेजमेंट में आता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। दो के लिए लगाओगे, दो मिलेगा। क्या कहते हैं? दो के लिए, एक के लिए नहीं। चलो, तो आपने कहा पहले वाला सही है, दूसरे वाला भी सही है। अच्छा चलो सुनिए मेरी बात। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, इधर से देखिए, इधर से लेके मैंने इधर तक पढ़ा है इसको, मैंने देखा यार प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसका डायग्राम मेरे माइंड में आया तुरंत। मैंने कहा ये हो गया डायग्राम, पास्ट का एक्शन प्रेजेंट तक प्रभाव, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को। फिर मैं आगे गया और मुझे क्या मिला? क्या है ये बाई? प्रीपोजिशन। अच्छा, बाय द टाइम, ठीक है ना। अब आगे देखो, आई रीच देयर, ये क्या मिला मुझे? V1। तो आई रीच देयर, तो कहीं ना कहीं पे ये बड़ी दिक्कत कर रहा है मुझे। ये V1 है तो फ्रीक्वेंट नजर नहीं आ रहा, समझ रहे हो? अब देखिए, V1 जो है ना, दो तरह की चीजों को एक्सप्रेस करता है। या तो वो किसी फ्रीक्वेंट और परमानेंट नेचर के एक्शन को रिप्रेजेंट करे, या फिर देखो मैं डायग्राम भी बना के बताता हूं ना। ऐसा या ऐसा, यानी ये है प्रेजेंट की स्टेट किसी की, यानी कोई चीज हम आईएनजी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो बात प्रेजेंट की होती है तो V1 के थ्रू एक्सप्रेस होती है। चाहे वो नॉन एक्शन वर्ब्स हो या फिर नॉन टाइम टेकिंग एक्शन, वो हो जो टाइम टेकिंग नहीं लेते वो, या जो एक्शन नहीं करते वो, उनको V1 में एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट टाइम के। फ्रीक्वेंट एक्शन कैसे करते हैं? तो दो ही काम कर पाती है।
अब ना तो ये ऐसा है, चलो टाइम टेकिंग नहीं वो मान लेते हैं, चलो V1 मान लिया, तो फिर ये डायग्राम और ये डायग्राम मैच कर पाएगा? अच्छा चलो, और मैच करने की बात करें तो हमें क्या पता सही भी दे रखा कि नहीं दे रखा, गलत भी दे रखा हो। उसके लिए ना ये बाई क्या काम कर रहा है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखिए इसको और इसको अगर हमें चेक करना है तो बीच में तो यही जोड़ रहा है इसको। जब तक इसके नेचर का हमें पता नहीं चलेगा ये भला क्या है, तब तक हम ठीक तरीके से दोनों का नेचर जज नहीं कर पाएंगे कि एक दूसरे के हिसाब से सही है गलत है, क्योंकि ये बीच में बैठा है। इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये जो होता है ना बाई, ये बहुत सारे काम कर पाता है। यहां पर क्या काम कर रहा है आपको पता है? बता पाएंगे आप? बाई यहां पर कर क्या रहा है? नहीं पता। तो जब आपको देखो, ये बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मुझे समझ नहीं आता आप लोग किस तरीके से चल रहे हैं। मेरा माइंड तो ये कहता है कि सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है, और एज ए स्टूडेंट मुझे ये चेक करना है कि इसमें गलती है या गलती नहीं है। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं इसको चेक करूं, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैस आ सकता है होता तो गलत होता, हैस के बाद V3 आ सकता, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे ये जो बाई आया, जब तक मैं इसकी कार्रवाई नहीं कर लेता कि ये क्या है, क्या कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पहुंच रहा हूं। तो मुद्दा क्या है, जब आपने एक चीज को छोड़ दिया बीच में, और आप क्यों निकले थे सेंटेंस के अंदर, किस मकसद के साथ कि एरर पकड़ूंगा, और आप एक हिस्से को छोड़ के चल दिए, अरे भैया क्या तो वो भी गलत हो? आप ऐसा कैसा कर सकते हैं कि एक चीज को छोड़ दे, जबकि एक एक चीज को, मतलब आप ये मान के चले कि आप एक ऑफिसर हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करनी है और ये इनमें से कोई कातिल है। हो भी सकता है कि अब तक सारे निर्दोष भी हो, लेकिन एक के कातिल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक एक को पकड़ना है, पूछताछ करनी, तू क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों बैठा है। अब आपको आपने इनसे पूछताछ नहीं की और आप पूरा कर गए और आप कहते हैं कि सब निर्दोष है सर। अरे भैया आपने 3-4 से तो पूछताछ ही नहीं की, तो आपको कैसे पता सब निर्दोष हैं? क्या पता वही दोषी हो, और क्या पता उनसे कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि दोषी कौन है। समझ रहे, गवाह के टाइप पर काम कर जाए। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ भाई आखिर कर क्या रहा है। देखिए, इंग्लिश में समस्याएं 2-3 वजह से, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से पकड़ ले तो समस्याएं खत्म हो जाए। एक तो भागने की कोशिश ना करें आप सेंटेंस में, एक चीज। दूसरी, हिंदी करने की कोशिश ना करें, दूसरी चीज। और तीसरी बात ये है कि आप किसी वर्ड की या किसी पार्ट ऑफ स्पीच की जब एक वर्किंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक आपने पढ़ लिया कहीं पे, इसका मतलब होता है द्वारा, तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको पता क्या समझ लेते हैं कि बाइक का मतलब तो द्वारा होता है, द्वारा ही। ठीक है, उस केस में अगर कुछ और चीज दे रखी हो ना, वो आपसे नहीं पसती है। जैसे मान लो मैं कह दूं ही वाज सिटिंग बाय द फायर। अब जिस बच्चे ने रट्टा मार रखा कि बाई का मतलब द्वारा होता है, और उसने कहीं पे ये नहीं लिखा था कि इसका मतलब सिर्फ द्वारा होता है और इसके अलावा इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा। लेकिन ये आप अपनी ओर से पता नहीं क्यों और किसने ये आदत डाल दी कि आप ये मान लेते हैं कि इसकी और कोई वर्किंग नहीं हो सकती। तो आप इस सेंटेंस को देखते ही हिंदी बनाएंगे वर्ड बाय वर्ड, वही सेम सिस्टम। ही वाज सिटिंग, वो बैठा था बाय द फायर, फायर के द्वारा, फायर के द्वारा बैठा था। इसकी तो हिंदी बिल्कुल नहीं जम रही है, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं जम रही तो इंग्लिश भी गलत रही होगी। यही प्रोसेस है कि नहीं? जबकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाई का ही काम कर पाता है। समझिए क्या, बाई डूअर को बता पाता, जिसे तुम कह रहे हो ना द्वारा, तो डूअर के तौर पे समझे तो ज्यादा बेटर है, हिंदी ना करें उसकी। दूसरा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तीसरा, नियर। चौथा, डेडलाइन। अच्छा, बच्चा क्या करता है, वो क्या करता है कि पहले वाला डूअर है, डूअर उसने कह लिया द्वारा। जैसे मैंने कहा ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम,
राम के द्वारा। दूसरे वालों में भी द्वारा बैठा के फिट कर देता वो, हालांकि वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है लेकिन वो द्वारा से ही फिट कर देगा। आई रीच्ड मुंबई बाई कार, आई रीच्ड मुंबई बाई कार, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बट मैं मुंबई पहुंचा गाड़ी के द्वारा, बोला बैठ गया, ये भी ठीक है, गाड़ी के द्वारा ठीक तो है, दो में फिट हो गया। तो आपने सोचा हाँ इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यही वर्किंग, बस दैट्स इट। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये तो नहीं गलत है, नियर भी होता है इसका मतलब, पास में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बाई का मतलब है नियर, नियर द फायर, फायर के द्वारा नहीं है इधर, ठीक है ना। क्योंकि अगर बाई के बाद डूअर होता, कर द्वारा होता, तो स्ट्रक्चर पैसिव में जाना चाहिए था, सेंटेंस पैसिव में जाना चाहिए था ये, क्योंकि बाई के बाद जब डूअर आता तो पैसिव में जाता है। अच्छा फिर अगेन आप कह रहे हो कार के द्वारा, अगर कार डूअर होती तो फिर भी पैसिव जाता है यार, जबकि वो कह रहा है आई रीच्ड, डूअर तो आई है, तो वो भी गलत है आपका देखना। लेकिन क्योंकि हिंदी जम रही है आपको कोई परहेज नहीं, लेकिन जहां नहीं जम रही वहां पे माथा ठनकता है, ये क्या हो गया, ये इंग्लिश है ही बेकार सब्जेक्ट, कितनी हिंदी कर लो बन ही नहीं रहा। तुम सीखना चाह रहे हो हिंदी, अब इंग्लिश कैसे आएगी तुम्हें। तो मुद्दा ये है कि मैं हर क्लास में लगभग आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि हिंदी मत कीजिए आप, हिंदी करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और अगर आप एसएससी का पेपर निकालना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, इंग्लिश को बिना समझे तो वो होने से रहा, क्योंकि 250 नंबर की है। मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर आपकी पूरी लाइफ में नहीं है, ना तो था ना है ना होगा, इस बात को आप कबूल कर लें। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो वर्किंग दिखाई दे रही है वो है डेडलाइन, डूअर नजर नहीं आ रहा। समझिए इस सेंटेंस को, क्या डूअर बताना चाह रहे हैं हम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना चाह रहे हैं नहीं, नियर बताना चाह रहे हैं नहीं, इसे डेडलाइन क्या है ये डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या होती है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। डेडलाइन अब देखो क्या है कि डेडलाइन जो होती है एक पॉइंट होता है टाइम का पॉइंट। जैसे मान लीजिए जो प्रेजेंट का है ना, जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये प्रेजेंट है ना क्लास, एक्चुअली प्रेजेंट क्या है एक पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे एक लाइन से। तो आप डेडलाइन को समय का एक पॉइंट कहें तो भी गलत नहीं, और समय का एक लाइन कहें, समय की एक लाइन कहें जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें भी हर्ष नहीं। इट इज ए लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट। ओके क्लास। तो डेडलाइन समय की एक ऐसी लाइन होती है जिससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट होना जरूरी हो, ठीक है ना, इससे पहले कोई एक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप समझिए, मेरे पास ध्यान से सुनेगा बात को, मेरे पास 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैं ये कह रहा हूं कि 3 में से एक टेंस ऐसा है जिसके अंदर डेडलाइन को दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कौन? मैं कितना ही कह लूं तुम मूर्खों को कि ध्यान से सुनो, लेकिन तुम नहीं सुन सकते। तुम मुझे ये बताओ कि 3 टेंस हैं, 3 में से कौन से 2 ऐसे टेंस हैं जो एक जैसे हैं? नहीं, पास्ट और फ्यूचर दोनों पीरियड है, वो भी अनंत काल तक फैला है, ये भी अनंत काल तक फैला है। प्रेजेंट डिफरेंट है इनमें से, क्योंकि वो पॉइंट है, जस्ट अ पॉइंट। और मैंने कहा 3 में से एक, मैंने कहा था आपको फ्यूचर क्या है, पास्ट की कॉपी पेस्ट, यस, कॉपी पेस्ट ऑफ पास्ट। तो इसका मतलब जैसा पास्ट वैसा फ्यूचर, यही तो है। तो पास्ट पीरियड, फ्यूचर पीरियड, प्रेजेंट पॉइंट। मैंने कहा 3 में से एक, तो 3 में से एक तो वही होगा ना जो सबसे अलग होगा। अगर तुम फ्यूचर ले रहे तो पास्ट क्यों नहीं, पास्ट ले रहे तो फ्यूचर क्यों नहीं, और किस आधार पर अलग कर दोगे? अब मैं एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूँ, क्योंकि रियल एग्जांपल से टेंस समझ आएगा, शायद जनरेट होगी। मान लो मैंने अरुण को जो है 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अब जो भी पास्ट है, पास्ट तो मतलब बीत चुका ना, तो मैंने इससे कहा कि तुमने कहा था कि
पिछले संडे को पैसे दे दोगे, अब तक नहीं दिए तुमने, ठीक है ना। सोचो, तो ये पास्ट की डेडलाइन थी। लास्ट संडे वो टाइम था जिससे पहले इसे मुझे पैसे वापस दे देने चाहिए थे, तो पास्ट की डेडलाइन हो गई। अब मैं इससे जोर देके कह रहा हूं कि अब बता कब देगा पैसे। अब सोचो, क्या ये मुझे प्रेजेंट के टाइम पर डेडलाइन दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि अगर ये कहेगा सर प्रेजेंट के टाइम पे दे दूंगा, तो मैं कहूँगा दे, यही तो प्रेजेंट है, राइट नाउ, एट दिस टाइम, नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, यही तो प्रेजेंट है। तो इसको इसी टाइम देना पड़ेगा, जबकि टाइम अगर वो देखा जाए तो गैप होना चाहिए ना, एक पीरियड अवेलेबल होना चाहिए उसके लिए, डेडलाइन देने के लिए। ये मुझे फ्यूचर की डेडलाइन दे सकता है, सर अगले संडे को पक्का दे दूंगा मैं, मेरे पैसे आने तो रुक गए, अगले संडे को पक्का। तो अगला संडे जो है वो भी डेडलाइन है आपकी, इज इट क्लियर? पिछला संडे वो भी डेडलाइन हो सकती है, वो पास्ट की डेडलाइन, ये फ्यूचर की डेडलाइन, बट प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। प्रेजेंट के टाइम पे डेडलाइन कैसे दें हम? वो तो खुद ही एक पॉइंट है, मैं सामने खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने हो, यही प्रेजेंट। अब तुम डेडलाइन कब दोगे और उसमें मेरे पास टाइम कब होगा उसको कंप्लीट करने का? इज इट क्लियर क्लास? तो अब समझिएगा, बाई यहाँ पे डेडलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें किसी बच्चे को कोई दो राय नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं इसी चीज को एक तरीके से, तो जैसे डेड जो होता है ना, इसका मतलब वो क्या होता है, ठीक है ना, परफेक्ट होता है। डेड का मतलब होता है एक्चुअली कंप्लीट। जैसे मान ले कोई डेड हो गया, तो इसका मतलब लाइफ साइकिल उसका क्या होगा, कंप्लीट हो गया ना। तो डेड का मतलब होता है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट, और कंप्लीट को किस में एक्सप्रेस करते हैं? परफेक्ट में। कनेक्ट हो गया? अब देखिए, समझिएगा बेटा, बाई के बाद डेडलाइन है, और डेडलाइन के तौर पर मेरे को क्या मिला है? V1। V1 तो कह रहा है प्रेजेंट, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि प्रेजेंट के टाइम पर डेडलाइन कैसे दी जाएगी। फिर मुझे याद आया कि अरे प्रेजेंट तो फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता था। ये सुनो, V1 अगर प्रेजेंट में इफेक्टिव नजर नहीं आ रही, प्रेजेंट की डेडलाइन के तौर पर ये काम नहीं कर पा रही, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फ्यूचर को। एक्चुअली सच बताऊं आपको तो यहाँ पे लिखा है बाय द टाइम आई रीच देयर, बट इसकी मीनिंग पता है क्या है? इसकी मीनिंग है बाय द टाइम आई विल रीच देयर। इसका ये मतलब है, विल क्यों नहीं लिखा गया, ये आने वाली 1-2 क्लासेस में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहां पर आपको पता है कि प्रेजेंट में ये हो नहीं सकता है, और V1 लिखा है, तो प्रेजेंट यहां पर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया होगा। और अगर ऐसा है तो मुझे परफेक्ट चाहिए, लेकिन बात फ्यूचर की आ चुकी है, तो मुझे यहां पर फ्यूचर परफेक्ट चाहिए। सी विल हैव कंप्लीटेड। लिखो मत एक शब्द भी, सामने देखो, ये भी डेडलाइन रही होगी। यस, V2 है पास्ट की डेडलाइन। डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम बनाएंगे, इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। सुनो, अब देखो, रीच्ड V2, ये हो गया V2, ये डेडलाइन है। और समझिए अब आप इसको, ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पहले काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इससे पहले कहां होगा, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ ना, मैं कह रहा हूं इससे पहले हो जाए कंप्लीट, तो पहले इस साइड होगा ना क्लास। वो यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, कि यहां होता है, कि यहां होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पास्ट से पहले हो, और पास्ट से पहले बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई है, समझ रहे हो? कंप्लीटेड से काम चलेगा नहीं, समझ रहे हो? पास्ट की डेडलाइन, पास्ट के पॉइंट से पहले। अब एक और बात समझिए, ये जो बाय द टाइम आई रीच देयर है ना, ये एक्चुअली पता है किसके बराबर है? सामने देखो प्लीज, बिफोर द टाइम आई रीच देयर। समझिए इस बार, बिफोर द टाइम आई रीच देयर, इससे पहले। बिफोर के स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, आफ्टर के हम कर चुके हैं। यस, तो देखो डायग्राम बन गया, तो बात क्लियर हो गई ना। अब आपको ये थोड़ा सा कम हजम हो रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर के डायग्राम आपने कम बनाए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाह रहा हूं, समझिएगा इस बात को, यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे।
प्लीज देखिए इधर, ये बना लिया हमने पास्ट में। अब देखो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि आई रीच देयर का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आई विल रीच देयर, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेता हूं कि वो फ्यूचर के इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लिया फ्यूचर में एक पॉइंट मैंने, और मैं कह रहा हूं कि जो V1 है ना, जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर के किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेडलाइन है। यानी कि इस पॉइंट से पहले एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, यस और नो। यानी कि अगला संडे है अरुण का, ये पिछला संडे था, उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब ये अगला संडे दे दिया इसने, मैंने ये पकड़ लिया, ये अगला संडे, तो इससे पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कि इस साइड आएगा या उस साइड आएगा? इस साइड आएगा ना। कई बार ये टाइम का फ्लो हम नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली यहां पर देखिए, ये हेड प्लस V3 गया, और यहां पर ये जो है ये V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, विल प्लस V1 के इक्वल है। तो इससे पहले यानी कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जाएगा विल, शैल प्लस हैव प्लस V3। तो बच्चे जो टाइम के फ्लो को नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं सर परफेक्ट तो उस साइड आना चाहिए ना, सिंपल पास में आना चाहिए, क्योंकि भैया आप रिवर्स कर रहे हैं। वो पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये उसका कॉपी पेस्ट है, लेकिन उल्टा करके, अपोजिट भी तो है। जो मैंने कहा कि इधर से ये पास्ट है, सोचिए आप, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। मैंने कहा पास्ट में पहले हुआ, पास्ट में पहले हुआ, तो ये हाँ कल, उससे पहले हुआ परसों, फ्यूचर में पहले हुआ, फ्यूचर में पहले, फ्यूचर में पहले पता क्या होगा, इधर, और उसके बाद हुआ उधर। तो मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर के एक इवेंट से पहले, तो इस साइड आएगी ना बात, फ्यूचर के इवेंट से पहले, उस साइड वाला पहले कैसे हो सकता है? अरे भैया फ्यूचर के एक पॉइंट से पहले, वो तो इसी साइड हो सकता है। फ्यूचर के पॉइंट से पहले इस साइड कैसे होगा? वो तो बाद में हुआ ना उसके। जब हम इस साइड बढ़ेंगे तो यूं बढ़ेंगे पीछे की तरफ, और इसमें बढ़ेंगे तो यूं बढ़ेंगे। ये मेन सेंटर है, समझ रहे हैं? ऐसे। अब बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब देखो, कंक्लूजन ये है कि बाई जब डेडलाइन को रिप्रेजेंट करे और बाई के बाद V1 फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे तो फ्यूचर परफेक्ट ले लीजिए। बाई के बाद जब V2 डेडलाइन के तौर पर काम करे तो पास्ट की डेडलाइन हो गई, उस केस में हेड प्लस V3 ले लीजिए। ठीक है ना? कर लेंगे हम लोग यहां तक? चलिए, थैंक यू क्लास।